नमस्कार। इस वक्त के बुलेटिन के साथ हाजिर हूं मैं अनुपम। प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों को लेकर वाराणसी में ज्ञानवापी व्यास जी मंदिर में पूजा शुरू हो गई है। कल जिला कोर्ट के आदेश के बाद देर रात व्यास जी तहखाने में करीब 1 घंटे पूजा हुई है। इससे पहले गंगा जल से शुद्धिकरण हुआ। इस मौके पर व्यास परिवार के लोग मौजूद रहे। ट्रस्ट के पुजारी और गणेश्वर शास्त्री ने पूजा संपन्न कराई है। इसके खिलाफ मुस्लिम पक्ष पहले सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। वहां से झटका लगने के बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई। मंदिर पक्ष की ओर से शैलेंद्र पाठक ने कैविएट दाखिल की। वाराणसी कोर्ट ने काशी विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट को पुजारी के जरिए तहखाने में स्थित मूर्ति की पूजा करने की व्यवस्था करने का डीएम वाराणसी को निर्देश दिया। वहीं हाई कोर्ट से पहले मुस्लिम पक्ष जिला कोर्ट पहुंचा और ज्ञानवापी के व्यास जी के तहखाने में पूजा पाठ को 15 दिन तक रोकने की अपील की। हाई कोर्ट में आरजी से पहले मुस्लिम पक्ष ने जिला कोर्ट में याचिका डाली है। तो 30 साल बाद ज्ञानवापी में फिर मंत्रोच्चार, ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। पूजा रुकवाने में जुटा है मुस्लिम पक्ष। हाई कोर्ट तक पहुंचा है मुस्लिम पक्ष। सुप्रीम कोर्ट से झटका मिला। अब हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। हिंदू पक्ष ने भी हाई कोर्ट में याचिका दी है कि उनके पक्ष को भी सुना जाए। इस बीच ज्ञानवापी में पूजा शुरू हो गई है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। तो रात 12:30 बजे तहखाने में पूजा हुई। रात 12:40 पर सबसे पहले विघ्नहर्ता और विश्वविद्यालय, आपको बता दें कि विश्वनाथ मंदिर प्रशासन पहुंचा रात 9 बजे। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। रात 9 बजे डीएम एस राजलिंगम, सीपी अशोक मुथा जैन वहां पर पहुंचे और रात 11 बजे नंदी के सामने बैरिकेडिंग हटाई गई। 11:15 बजे बैरिकेडिंग हटाने के बाद तहखाने की सफाई की गई। 11:30 बजे पुजारी ने पूजा की तैयारी शुरू की और 12 बजे कलश से लाया गया गंगा जल। कल कोर्ट के आदेश के बाद काशी के ज्ञानवापी में देर रात पूजा पाठ की गई। ज्ञानवापी के व्यास जी के तहखाने में पूजा के बाद अब आम लोगों को भी दर्शन करवाए जा रहे हैं। बाहर से ही श्रद्धालु झांकी दर्शन कर रहे हैं। दर्शन के लिए काफी संख्या में लोग यहां पर पहुंच रहे हैं। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से कल पूजा होने के बाद लोगों के दर्शन का सिलसिला भी यहां पर शुरू हो गया है। तहखाने के बाहर से झांकी दर्शन हो रहे हैं। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। वाराणसी से श्रद्धालु बाहर से दर्शन कर रहे हैं। ज्ञानवापी परिसर में पूजा का अधिकार मिलने के बाद विपक्ष की तरफ से आ रहे बयानों पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने जवाब दिया है। डिप्टी सीएम ने कहा है कि पिछली सरकारों ने तुष्टीकरण की राजनीति इस स्तर तक कर डाली कि जनता ने ही उन्हें पूरी तरह से समाप्त कर दिया। 1990 में सपा की सरकार थी। निहत्थे राम भक्तों की हत्या की अपराधी। 1993 में बाबा विश्वनाथ की ईसा स्थान पे केशव प्रसाद मौर्य एक शिव भक्त के रूप में दर्शन करता था और उसको बंद करवाने का काम अनैतिक तरीके से किया गया। माननीय न्यायालय ने निर्णय दिया, स्वागत करता हूं। 2013 प्रयागराज का कुंभ था। उस कुंभ के दौरान श्री अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे। मोहम्मद आजम खान उस समय के नगर विकास मंत्री थे। भगदड़ मची, सैकड़ों हमारे तीर्थयात्री मारे गए। तुष्टीकरण की इतनी घटिया राजनीति समाजवादी पार्टी को समाप्तवादी पार्टी बनाएगी। ज्ञानवापी केस को लेकर कन्नौज सांसद सुब्रत पाठक का भी बयान सामने आया है। उनका कहना है कि ज्ञानवापी मंदिर में पूजा की शुरुआत सत्य की विजय, हिंदू विरोधी सरकारों ने पूजा बंद कराई थी। आज साबित हो रहा है कि वहां पर मंदिर था जिसे औरंगजेब ने गिरवाया था। ज्ञानवापी में जो पूजा की अनुमति मिली है वो निश्चित रूप से सत्य को स्वीकार किया गया है। कुल मिलाकर देर कितनी भी हो लेकिन सत्य सामने आ ही जाता है और आज ये न्याय हुआ है। जिस प्रकार से आप सभी को विदित है कि
सन 1993 में वहाँ के ऊपर पुजारी की मृत्यु के बाद में, चूंकि पूजा वहाँ पहले ही होती थी, लेकिन पुजारी की मृत्यु के बाद में जिस प्रकार से एक हिंदू द्रोही सरकारें उस समय, चाहे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार और दिल्ली में कांग्रेस की सरकार थी, दोनों ने मिलकर फिर आगे पुजारी के बाद में वहाँ पर पूजा ही नहीं होने दी पुजारी की मृत्यु के बाद। ज्ञानवापी में पूजा का अधिकार मिलने के बाद मंत्री रघुराज सिंह का बड़ा बयान सामने आया है। रघुराज सिंह ने कहा है कि ज्ञानवापी ही नहीं, पूरे देश में जो मंदिर तोड़कर मस्जिद और मज़ारें बनाई गई हैं उनको स्वेच्छा से सौंप देना चाहिए, जिससे कि आपस में अमन चैन बना रहे। समाजवादी पार्टी के सांसद एसटी हसन का विवादित बयान सामने आया है। उनका कहना है कि इतिहास में ऐसे भी वाकये सामने आए जब खुद हिंदुओं ने मुस्लिम बादशाहों से कहकर मंदिर तोड़वाए क्योंकि वहां इज्जतें महफूज नहीं थी। इस तरह उन्होंने खुद माना कि मुस्लिम बादशाहों ने मंदिर तोड़े थे। हालांकि इस बात को उन्होंने काफी घुमा फिराकर कहा और जब प्रमाण मांगे गए तो टाल मटोल कर गए। ज्ञान होगा इस बात का कि कहाँ तलवारों के बल पे हुआ और कहाँ प्रमाणों के बल पे हुआ। असल में तो हिस्ट्री किसी को मालूम भी नहीं है। बहुत से मंदिरों में लोग बाग खुद कहते थे बादशाहों से कि साहब इस मंदिर में इज्जतें महफूज नहीं रहती, इसलिए तोड़ दिया जाए। बहुत से ऐसे भी प्रमाण हैं। लेकिन क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था उसको आज लेकर आज के दिन हम एक दूसरे के बीच में क्यों फासले पैदा करते हैं। इस हिस्ट्री के अंदर जो हमारे लोग बताते हैं कि थे कुछ ऐसे मंदिर, अब मुझे एग्जैक्ट तो नहीं मालूम उसके बारे में, ना ही मैं ऐसा कोई प्रमाण दे रहा हूँ आपको, लेकिन सिर्फ ये बुजुर्गों से सुनी भी बातें हैं। अब्दुल्ला आजम को मुरादाबाद कोर्ट से झटका लगाया। जनप्रतिनिधि विवाद को लेकर कोर्ट का फैसला आया है। कोर्ट ने 1 जनवरी 1993 की तारीख को सही माना है। अब्दुल्ला 1 जनवरी 1990 की तारीख सही बता रहे थे। आगे की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होगी। मुरादाबाद जिला कोर्ट ने स्कूल, नगर निगम और अस्पताल से दस्तावेज मंगाकर और सभी के बयान सुनने के बाद फैसला दिया है। फैसले की कॉपी को जिला कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट भेजा है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने मुरादाबाद जिला कोर्ट को जन्मतिथि का निर्धारण करने का आदेश दिया था। आगे की सुनवाई अब सुप्रीम कोर्ट में होगी। दो डेट ऑफ बर्थ का इनका मामला था। इनकी डेट ऑफ बर्थ एक ये क्लेम कर रहे थे 1990 की और एक थी इनकी 1993 की। उन दोनों डेट ऑफ बर्थ में जिला जज महोदय द्वारा 1993 की डेट ऑफ बर्थ को सही मानते हुए जजमेंट दिया गया है। कोई बेस माना है कि 1993 उत्तर प्रदेश में कल से बजट सत्र शुरू होने जा रहा है। यूपी विधानमंडल के बजट सत्र से पहले लखनऊ में सर्वदलीय बैठक हुई। स्पीकर सतीश महाना की अध्यक्षता में बैठक हुई। सर्वदलीय बैठक में बतौर नेता सदन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना, एसपी नेता डॉक्टर मनोज पांडे, एसबीएसपी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर, कांग्रेस नेता राधना मिश्रा मोना और राजा भैया सर्वदलीय बैठक में शामिल हुए। विधानसभा सत्र कल प्रारंभ होने जा रहा है। ये बजट सत्र है। उत्तर प्रदेश के सर्वांगीण चतुर्मुखी विकास के लिए हमारी सरकार काम कर रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर के लोगों की सुविधाओं का भी हम बजट में ख्याल रखेंगे और उत्तर प्रदेश के लिहाज से बहुत अच्छा बजट आ रहा है। सर, कांग्रेस और सपा की बातचीत नहीं बन पा रही है चुनाव को। देखिए, हमने पूर्व में कई बार आपको कहा, बार बार वही रिपीट में करूंगा, गठबंधन पूरी तरह से धरातल पर कभी सफल नहीं होगा। ये केवल कुर्सी के लिए गठबंधन है, जबकि भारतीय जनता पार्टी माननीय मोदी जी के नेतृत्व में देश और प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए काम कर रही है। एसबीएसपी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने न्यूज 18 से खास बातचीत में कहा कि हम एनडीए के साथ हैं और एनडीए के साथ खड़े रहेंगे। एनडीए में हैं, जो हमारी अपनी विचारधारा है, उस विचारधारा के लिए हम हमेशा कटिबद्ध रहे हैं। चाहे वह एक समान अनिवार्य फ्री शिक्षा की चर्चा हो
चाहे गरीबों के फ्री इलाज पे चर्चा हो, चाहे एक समान ये रोजगार परक शिक्षा की बात हो, सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट की बात हो, चाहे जो 27% आरक्षण को रोहिणी आयोग गठित हुआ है, कितने दिन बीत गया, वो रिपोर्ट कब लागू होगी, ये जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं। इन्हीं को लेकर के सदन में पार्टी अपना आंदोलन करेगी। बजट भी सत्र भी आ रहा है सर, बजट भी आ रहा है, बजट को कैसे देखते हैं आप? इस बार के सप्लीमेंट बजट में पिछला आया था। बजट तो ये प्रक्रिया है, हर साल बजट आते हैं, उसी बजट से विकास होते हैं, जो बचते हैं फिर वापस होते हैं। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने कहा है कि बजट सत्र में सभी दलों का सहयोग मिलेगा। सतीश महाना ने कहा कि विपक्ष तर्कों के साथ अपनी बात रखे। देखिए, 18वीं विधानसभा में जितने भी सत्र हुए बहुत अच्छी तरीके से शांतिपूर्वक तरीके से हुए। विपक्ष ने अपना प्रभावी रोल निभाया और सरकार के द्वारा भी जिन मुद्दों के ऊपर चर्चा आवश्यक समझी गई सारी की है, विपक्ष की हर बात का जवाब सरकार के द्वारा दिया गया। मैंने दोनों पक्षों को बराबर अवसर दिया कि अपनी बात कहने का, जवाब देने का, सुनने का। इसका एक मैसेज पूरे देश के अंतर्गत है, एक जो सकारात्मक मैसेज है, एक स्वस्थ चर्चा का, परिचर्चा का, एक स्वस्थ परंपराओं का। तो जिस समय ये सारी की सारी बात चल रही है, तो उस समय पूरा देश की निगाह उत्तर प्रदेश की विधानसभा पर है। मुझे विश्वास है कि ये बजट सत्र है। बजट सत्र आगामी वर्ष की वित्तीय व्यवस्थाओं के प्रबंधन के संबंध में पूरा एक लेखा जोखा होता है। मुझे विश्वास है कि विपक्ष अपनी बात मुद्दों के साथ, तर्कों के साथ विधानसभा में रखेगा और सरकार उसका जवाब देगी। शांतिपूर्वक तरीके से सत्र चले, ऐसी मेरी अपेक्षा है और ऐसा मुझे विश्वास भी है। बजट सत्र को लेकर कांग्रेस और एसपी की प्रतिक्रिया भी सामने आई है, जहां एक तरफ कांग्रेस ने एक दिन की चर्चा से सहमति जताई, वहीं दूसरी तरफ एसपी ने तानाशाही की बात कही है। देखिए, बजट तो इसके पहले भी सरकार बड़ा बड़ा बजट लेकर के आई, पर हमने ये भी देखा इसी सदन में कि जो बजट लेने आने के बाद सप्लीमेंट्री बजट भी सरकार लेके आई, पर जो मुख्य बजट का 40% पैसा भी सरकार नहीं खर्च कर पाई। उसमें स्पष्ट है, आप देखिए, एक दिन के बजट पे चर्चा। क्या उत्तर प्रदेश के बजट पे एक दिन चर्चा होगी? क्या अभिभाषण पे चर्चा, माननीय राज्यपाल, महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पे एक दिन चर्चा होगी, 2 दिन चर्चा होगी? तो स्पष्ट है, ना भारतीय जनता पार्टी की नीति स्पष्ट है और ना ही उसकी नियत स्पष्ट है। नहीं, समाजवादी पार्टी का रुख वही है जो उत्तर प्रदेश की जनता का बेहाल हाल है। और जब जनता परेशान है, आज 25 करोड़ का ये राज्य है, आज भूखमरी है, आज आप देखें बेरोजगारी चरम सीमा पर है, अन्नदाता को उसके उत्पादन का मूल्य नहीं मिल पा रहा है, तो आज समस्याएं कितनी हैं, महंगाई चरम सीमा पर है। और केवल टीवी में दिखाने से और सोशल मीडिया पे चलवाने से रामराज नहीं आएगा। रामराज की जो परिकल्पना थी, उस रामराज की परिकल्पना में समाज के अंतिम गरीब व्यक्ति तक न्याय मिले। उत्तर प्रदेश के नए कार्यवाहक डीजीपी प्रशांत कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा है कि महिला संबंधी अपराधों में सजा दिलाने में उत्तर प्रदेश की दर राष्ट्रीय दर से 180% अधिक है। वहीं पुलिस सिस्टम पर उन्होंने कहा कि पुलिसिंग में अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत 10,50,000 कैमरे लगाए गए हैं। अब हर जिले में एक साइबर थाना है और साइबर क्राइम से निपटना हमारी प्राथमिकता है। लोकसभा चुनाव और 2025 महाकुंभ को लेकर उन्होंने कहा कि शुरुआती तैयारी पुलिस ने कर ली है। जनता के साथ मिलकर पुलिस बेहतर से बेहतर सुरक्षा का माहौल देगी और पुलिस जनता से फीडबैक लेती रहेगी। अपराध और अपराधियों के प्रति अंकुश लगाने की उसमें सफलता हासिल की है। ये चीजें जो विभिन्न आंकड़े भारत सरकार के द्वारा जारी किए गए हैं समय समय पे, उससे स्पष्ट होती है। किसी भी राज्य की रामनगरी देश के सभी कोने से हवाई कनेक्टिविटी से जुड़ रही है। लखनऊ में सीएम योगी ने अयोध्या से 8 शहरों के लिए फ्लाइट सेवा की शुरुआत की तो महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट पर अयोध्या के डीएम नीतीश कुमार ने स्पाइस जेट के पहले यात्री को बोर्डिंग पास दिया। डीएम नीतीश कुमार ने बताया कि अयोध्या में बेहतर एयर कनेक्टिविटी का सपना था जो साकार हुआ है। अलग अलग शहरों के लिए हवाई सेवा शुरू होने से आसपास के जिलों के लोगों को भी लाभ होगा।
इस डेट में एक साथ 8 फ्लाइट की शुरुआत की है और 8 डिफरेंट लोकेशंस की। तो अभी तक हमारे यहाँ अयोध्या में 6 फ्लाइट्स के ऑपरेशन हो रहे थे, अभी 8 फ्लाइट्स और। तो आज के डेट में टोटल 14 फ्लाइट्स का ऑपरेशन स्टार्ट हो गया है और कुछ नए स्पॉट भी सिलेक्ट किए गए हैं। और दरभंगा, जयपुर, पटना, अहमदाबाद, दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, ये लोकेशन स्टार्ट किए गए हैं। तो काफी अच्छा है, कनेक्टिविटी बढ़ा है अयोध्या के लिए। बरेली में एक टीचर पर छात्र को पढ़ाने के दौरान बेरहमी से पीटने का मामला सामने आया। छात्र गंभीर घायल है। सदर कोतवाली के आलमगिरीगंज के रहने वाले छात्र के परिजनों ने मामले की शिकायत प्रिंसिपल से की। पहले तो प्रिंसिपल ने जांच कर कार्रवाई की बात कही, इसके बाद स्कूल प्रबंधन पर समझौते का दबाव बनाने का भी आरोप लग रहा है। आरोपी शिक्षक के खिलाफ तहरीर दी गई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। नोएडा में एमआईटी यूनिवर्सिटी के बाहर का खौफनाक वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में कुछ दबंग लाठी डंडों से कार के शीशे तोड़ते नजर आ रहे हैं। सरेआम युवक पर जानलेवा हमले का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सेक्टर 126 थाना पुलिस ने मामले में 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है। लाठी डंडे से कार के शीशे तोड़े गए हैं, यह बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। एमआईटी यूनिवर्सिटी के बाहर यहां पर यह गुंडई हुई है। पेट्रोल पंप मालिक पर फायरिंग का मामला सामने आया। पेट्रोल पंप से लौटते समय बदमाश ने व्यापारी की कार पर फायरिंग कर दी। व्यापारी की कार पर गोली लगी है। व्यापारी बाल बाल बचा है। बारादरी थाना पुलिस को व्यापारी ने सूचना दी। स्कूटर पर सवार होकर आए बदमाश पर फायरिंग का आरोप है। पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। आसपास के सीसीटीवी खंगाले जा रहे हैं। ये आज 9:30 बजे की घटना है। करीब नवाबगंज में एक पेट्रोल पंप व्यवसायी हैं। ये अपने रास्ते में एज यूजुअल जैसे जाते थे, घर जा रहे थे। कोतवाली में इनका घर है। तो शक्तिपुर चौराहे के पास इनकी गाड़ी में फायर की घटना हुई है। इसे तत्काल मौके पर पहुंचकर जांच कराई गई है और सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। प्रथम दृष्टया इनकी किसी से कोई रंजिश या कोई मामला प्रकाश में नहीं आया है। मैनपुरी में पालतू कुत्ते को रिक्शे से टक्कर लगने के बाद रिक्शा चालक की बेरहमी से पिटाई का मामला सामने आया है। दरअसल नगर इलाके में नटराज होटल के पास से रिक्शा चालक रिक्शा लेकर जा रहा था। इसी दौरान कुत्ता सामने आ गया और टक्कर लग गई। कुत्ते को टक्कर लगना कुत्ता मालिक को इतना बुरा लगा कि पिता पुत्र रिक्शा चालक पर हमलावर हो गए। बेरहमी से पिटाई की। आसपास मौजूद लोगों को रहम आया तो बीच बचाव किया और रिक्शा चालक की जान बची। ये रिक्शा चालक गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती है। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। पीड़ित परिजनों ने दबंग पिता पुत्र पर पैसे देकर मामला रफा दफा करने का दबाव बनाने का आरोप लगाया है। मारा किसने मारा? गली में, और सराय वाली गली में 5-6 लड़के। क्या बात हो गई थी? वो इसी हमारी वही गाड़ी उधर से लौटते हुए आ रही थी खाली पे, तो वो कुत्ता बीच में आने के कारण इन्होंने ब्रेक लगाई, नहीं लगी और रफ्तार चला गया भैया। इसीलिए उन्होंने इनको उतारा और मारा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सदन में अंतरिम बजट पेश किया। बजट में इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया। करदाताओं को राहत इस बार नहीं मिली है। बजट की 10 बड़ी बातें आपको बताते हैं। इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है। युवाओं के लिए 1 लाख करोड़ का फंड देगी सरकार। पीएम रूरल हाउसिंग प्लान के तहत 2 करोड़ घर बनाएंगे। पीएम आवास से 3 करोड़ लोगों को फायदा मिलेगा। 1 करोड़ घरों को 300 यूनिट हर महीने बिजली फ्री मिलेगी। मिडिल क्लास के लिए हाउसिंग प्लान लॉन्च करेंगे। आशा वर्कर्स को आयुष्मान भारत का फायदा मिलेगा। 9 से 14 साल की लड़कियों का फ्री वैक्सीनेशन होगा। 3 करोड़ महिलाएं बनी लखपति दीदी। 3 रेल कॉरिडोर शुरू किए जाएंगे। दो 2024 के लिए आम बजट को लेकर एसपी सुप्रीमो की तरफ से जो बातें लगातार सामने आई हैं, इसको लेकर लगातार रिएक्शंस भी आए हैं। और वहीं मायावती ने भी आपको बता दें कि निशाना साधा है। मायावती ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म
एक्स पर लिखा है कि केंद्र सरकार द्वारा लोकसभा चुनाव से पूर्व संसद में आज पेश बजट जमीनी वास्तविकता से दूर चुनावी लुभावने वाला है। ज्यादा इस प्रकार देश की जनता की अपार गरीबी, बेरोजगारी और बढ़ती हुई महंगाई आदि से त्रस्त जीवन को नकारना अति दुखद और चिंतनीय है। खबर गाजीपुर से, जहां पर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर चलती कार में अचानक आग लग गई। गनीमत रही कि हादसे में कार सवार लोग बाल बाल बच गए। कार में ड्राइवर समेत 5 लोग सवार थे। कार सवार बलिया से मऊ जा रहे थे। बताया जा रहा है कि अचानक कार से धुआं उठते देख ड्राइवर ने कार रोकी और इसी दौरान कार में आग लग गई और देखते ही देखते कार जलकर खाक हो गई। थे ड्राइवर के 5 लोग सभी लोग आप ही के परिवार के थे? ड्राइवर नहीं, ड्राइवर छोड़ के बाकी लोग एक परिवार के थे। और कहाँ जा रहे थे आप लोग? किसी रह गए मऊ में, मतलब उपचार के लिए। कोई बीमार था? अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के ऐतिहासिक महोत्सव पर न्यूज 18 ने नया इतिहास बनाया है। प्राण प्रतिष्ठा की अखंड कवरेज में न्यूज 18 सबसे आगे रहा। जब हो रही थी रामलला की प्राण प्रतिष्ठा, प्रदेश देख रहा था अपना नंबर 1 चैनल न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। भव्य मंदिर में रामलला की पहली झलक प्रदेश ने नंबर 1 चैनल न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर देखी। जब अयोध्या पर टिकी थी दुनिया की निगाहें, न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर प्रदेश भर की नजरें टिकी हुई थी। न्यूज का नंबर 1 चैनल है न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। रुक रहे हैं यहां पर एक ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।